चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमने क्या करना है कि एक ऐसा सेटअप करना है ताकि जिस पे हम कुछ कुछ रूल अप्लाई कर सकें, या जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, हमें कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन मिल सके जो हम मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप कर सके। अगर हम इलेक्ट्रॉन को अ, उसकी वेलोसिटी को इस तरह से रखें कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पे एज इस फोर्स इस तरह से लगेगी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हम इससे कुछ रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक हो गया। पहला तो ये होगा कि मैक्सिमम फोर्स होगी, ये देखें एफ बी मैक्स, ये मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि बी और वी में कितना एंगल है, बताएं जरा। 90 डिग्री। 90 डिग्री पे साइन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जी। फोर्स मैक्सिमम होगी। और जब फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इस फोर्स जी। को हम एज हम कहते हैं कि इस फोर्स को हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हमने इस तरह से इसको सेटअप किया तो उससे हम ये लिखने के काबिल हो गए, ये हम लिख सकें। तो हमने जैसे ये लिखा तो इसको v दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो चार्ज टू मास रेशियो q है, इधर m को डिवाइड कर दें तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब कितनी चीज़ें हैं आपके पास रह गई हैं चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करने के लिए? v हो गया, b हो गया और r हो गया। b का तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। आपके पास v और r आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं? इक्वेशन 1 में आपने v और r का बताना है कि किस तरह आपने इसको फाइंड करना है। तो याद है कैसे किया था हमने? b बी। की जो वैल्यू है ना वो प्रैक्टिकली इजीली कैलकुलेटेड है। ठीक है। और वो जिसका ये है, इसका अप्रेटिस है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन इससे इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है बी के लिए जो इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमें। हमें किसके लिए प्रॉब्लम होगी, वी और आर के लिए, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से वो, और जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है रेडियस उसका, ठीक है। वो फाइंड करने हैं। तो रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है, और बी जो होगी वो क्या होगी, नाउन होगी, हमें उसकी वैल्यू का हमें पता होगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी मेजर्ड बाय मेकिंग देयर पाथ विजिबल बाय कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद गैस एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम इन अ ट्यूब प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह हम इस तरह से सेटअप करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाए। जी। इलेक्ट्रॉन excite the atoms of the gas and on their de-excitation causes emission of visible blue light। तो ये वो बता रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने पाथ में तो वो कैसे विजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पूरे सेटअप को गैस के अंदर रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा उस गैस के थ्रू, उसके थ्रू द गैस मूव करेगा, तो वो जो उसका पाथ होगा वो क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। और वो कैसे विजिबल होगा, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स ऑफ द गैसेस के। ठीक है, इसको बेशक इतने आप डिटेल में ना जाएं, ये हमने पढ़ा हुआ भी था कि वेव्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती थी। ये उसी तरह का है। अच्छा, ये हमने क्या किया, प्रैक्टिकली फिजिकली फाइंड किया आर। फिजिकली फाइंड किया मतलब हमने कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं यूज़ किया। जी। जैसे पाथ विजिबल हो जाएगा तो हमारे लिए फाइंड करना आसान हो जाएगा। जी। ठीक है, पाथ विजिबल हो जाएगा तो उसको हम सम हाउ, अभी भी फुल डिटेल में तो नहीं है कि कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जब पाथ विजिबल हो जाए किसी चीज़ का तो फिर उस चीज़ के जो मेजरमेंट हैं, डिस्टेंस हैं, वो निकालने आसान होते हैं। तो जी। आर का उसने ये बताया हुआ है। फिर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी है। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी आपको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और टाइम टेकन हमें पता होगा कितना टाइम
उस बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए लिया है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम करके हम वेलोसिटी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं होने वाला। ठीक ठीक है, है। क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसे कहाँ से हम ए पॉइंट को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, बी को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, और टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट होगा कि हमारे पास इतनी एक्यूरेसी की घड़ी ही नहीं है। या मतलब कुछ ये तो नैनो सेकंड या उसमें होने वाला काम है। तो इसलिए वी की जो मेजरमेंट है वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। जब फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल इनडायरेक्ट वे से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से है उसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, क्यू जी। वी। ठीक है, 4 टाइम वोल्ट। तो हम काइनेटिक एनर्जी को इसको इक्वेट कर लें, क्योंकि लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सम फ्रॉम सम अदर फॉर्म उसको मिली होगी। ठीक है। ठीक है, तो वही काइनेटिक एनर्जी आगे किसी और में जाएगी, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो उसे कहीं ना कहीं से एनर्जी सोर्स मिला तो वो मूव हुआ ना। तो 1/2 जी। एम वी स्क्वेयर, तो एनर्जी सोर्स क्या था उसका, वही है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू नॉट वी। ठीक है, प्रोजेक्ट किया था ना हमने उसे, जी। जिस वोल्टेज से हमने प्रोजेक्ट किया था उसको मूव करवा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उतनी इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो थी वो उसकी जो प्रोजेक्टिंग एनर्जी थी, हमने प्रोजेक्ट की जिस एनर्जी के साथ, ठीक है, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो जो होगी। और जो काइनेटिक सॉरी प्रोजेक्टिंग एनर्जी है, सोर्स मतलब जहाँ से जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, वो ये क्यू ई वी है। ठीक है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर लें अगेन। हम हमने दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट किया, तो 1/2 एम वी स्क्वेयर, और ये चीज़ आ गई, यहाँ से वी स्क्वेयर निकालें तो ये आ जाएगा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो v इज इक्वल टू दिस थिंग, ये। तो अब देखें v, अगर v की वैल्यू को मैं निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करूं तो ये रिलेशन बन जाएगा। जी। अब किसका मसला है, r का है। ठीक है, अ, ठीक है, अब दोनों साइड पे नहीं, r का नहीं है ना, r का सोल्व हो चुका है ना। आर का तो नहीं, आर का सॉल्व r का है। सोल्व हो चुका है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पर भी q और m है, यहाँ पे पर भी q और m है। क्यू और एम है। तो क्यू और एम को रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने के एक ही तरीका है कि स्क्वायर लें। तो स्क्वायर जब इस साइड पे लेंगे, इस साइड पे लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर ले लिया, तो ये रूट से बाहर आ गया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये दोनों चीज़ें, ये इधर आके मल्टीप्लाई, इधर आके टाइम हो जाएगी, तो ये एक एक रह जाएंगे, क्यू नॉट भी एक रह जाएगा, एम नॉट भी एक रह जाएगा। इधर जो एक्सप्रेशन है वो हमारी ये बन जाएगी, 2v/b² ओवर r²। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल यूँ आ सकता है कि आपको 4 to mass रेशो दे के, ठीक है, वोल्टेज पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी भी पूछ सकते हैं। जी। ठीक है, thus knowing the values of potential V, magnetic field B and radius R, the charge to mass ratio of the electron can be determined. The accurately known value of for electron is this। ठीक है, अच्छा V जो है ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये जो जिस सोर्स के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया था ना, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस। वो है। सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स ही था ना जिसने प्रोजेक्ट किया ना। तो ये चार्ज टू मैस रेशो जो है वो आपका सोल्व हो। अच्छा, आगे नेक्स्ट है वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। तो ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है, वो हमने देखना, और करती क्या है ये हमने देखना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये डिवाइस करती क्या है। तो ये डिवाइस क्या करती है, विच इट अलाउज ओनली द पार्टिकल्स विद सर्टन स्पेसिफिक स्पीड थ्रू इट इन अ स्ट्रेट पाथ अंडर सर्टन कंडीशंस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स को वो गुजरने देती है इन स्ट्रेट पाथ, और कुछ को नहीं गुजरने देती। ठीक है, अब किस बेस पे वो सिलेक्ट करेगी, सिलेक्टर इन द सेंस के जिनको गुजरने देगी
वो सिलेक्ट होंगे कि इनको मैंने गुजरने देना है। तो उसने सिलेक्ट करना है, तो उसी से ना वेलोसिटी सिलेक्टर है ये। अब वो किस बेस पे सिलेक्ट होंगे? ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के से जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे उसने उसे स्ट्रेट पाथ में गुजरने देना है। अदर जो होंगे इस स्पीड से नहीं आ रहे होंगे उसको उसने इस पाथ के अलॉन्ग मूव नहीं करने देना, मतलब उनको डिफ्लेक्ट करा देना है, अनडिफ्लेक्टेड नहीं गुजरेंगे। यूं भी कह सकते हैं कुछ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गुजरेंगे, ये देखें यहाँ पे हम्म। ये। और कुछ पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड नहीं गुजरेंगे, या यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इधर, या इस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। सिलेक्टर इन द सेंस ये सिलेक्ट करती है, हर पार्टिकल को ये गुजरने नहीं देती, कुछ पार्टिकल्स को गुजरने देती है। और वेलोसिटी क्यों? क्योंकि ये ऑन द सिलेक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी करती है। अब हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि कौन सी वो वेलोसिटी है, वो कौन सी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी के पार्टिकल्स को ये गुजरने देगी। मैस ऑफ पार्टिकल से ये इंडिपेंडेंट है। ये जस्ट इसने किसको देखना है? वेलोसिटी को ही देखना है। अच्छा, उससे पहले फिर हमें इसके पता होना चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, और इसके जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उसका पता होना चाहिए। अच्छा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसमें देखें दो फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इफ द जी। इलेक्ट्रिक and magnetic fields are applied perpendicular to each other and adjust such that the magnitude of the electric force is equal but direction is opposite to the magnetic force। अब दो फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। और अब इनको सेट इस तरह से किया गया है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे सेटिंग जी। हो सकती है? एक एक मिनट में इसको ज़रा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें ये आमने सामने लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड है। तो इस तरफ ना लेफ्ट राइट पे, ठीक है, आमने सामने ये है, और लेफ्ट राइट पे फिर कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूं। तो क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये समझ आइए कैसे होंगे एडजस्ट। ये एक बॉक्स सा बन जाता है, समझ लें। जी सर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके लिए ये मस्ट है। लेकिन कंस्ट्रक्शन किसी भी जो डिवाइस होती है उसकी कंस्ट्रक्शन डेलिबरेटली होती है, जानबूझ के ऐसे होती है कि हम इस पे कुछ ना कुछ रूल अप्लाई कर सकें। ठीक है, हमें इस बेस पे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड हो सकता है, और जैसे ही कोई मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड होता है तो जो इजीली नाउन क्वांटिटी हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, और नॉट इजीली नाउन या नॉट इजीली मेजरेबल क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो हमें तो इजीली जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनकी तो इतनी फिक्र नहीं होती। तो हम जो नॉट इजीली मेजरेबल या ये क्वांटिटीज होती हैं उनको हम एज अ सब्जेक्ट लिख लेते हैं। हर बार यही होगा फिजिक्स में, हम उनको एज अ जी। सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, if the electric and magnetic fields are applied perpendicular to each other and adjusted such that the magnitude of the electric force is equal, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इन दोनों की जो फोर्सेस होंगी ना, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, इनकी जो डायरेक्शन है इज ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी उसके ऑपोजिट होगी। अच्छा, किस पे फोर्स? जो पार्टिकल गुजरेगा
उस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी और एक उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। तो इस सेटअप के मुताबिक जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हैं ये क्या होंगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, बट मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल होंगी। ठीक है। तो देखें, मैं इक्वल कर देता हूं। क्या हर बार एवरी पार्टिकल की इक्वल होंगी? नहीं। क्योंकि जैसे ही कुछ चार्ज पार्टिकल एंटर होगा इस फील्ड में, तो उस पे तो डिफरेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। वो डिपेंड करेगी उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है। और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, और जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ये देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी। इलेक्ट्रिक फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स जो है उस पार्टिकल पे जिसने यहाँ से गुजरना है वो उसके क्या है, डिपेंडेंट ऑन इट्स वेलोसिटी है। ठीक है। तो इसका मतलब है क्यू ई जो है उसने कांस्टेंट ही रहना है। एक फिक्स पार्टिकल के लिए कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहना है। क्यों? फिक्स पार्टिकल के ऊपर ये जो क्यू है, ये क्यू चार्ज ऑन फिक्स पार्टिकल है ना, वो जो पार्टिकल जा रहा है वो तो चेंज नहीं होना, क्योंकि वो ऑल द मोशन अलोंग वो सेम सेम ही रहेगा। हाँ, अगर पार्टिकल कोई दूसरा हो तो उसका फिर क्यू अपना होगा। ठीक है। ई ने सेम ही रहना है, फिक्स है। बी भी यहाँ पे फिक्स है। एक बार जो, जब तक आप नॉर्थ और साउथ पोल को डिफरेंट, मतलब कोई और मैग्नेट लाइन, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, वी चेंज हो सकती है। अब डिफरेंट वी पे आपको डिफरेंट क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो यहाँ से क्यू क्यू से कैंसिल, वी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी। तो इसका मतलब वी जो है वो इन दोनों की रेशियो के इक्वल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है। और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो वी पे क्या होगा, देखें, वी बढ़ेगी तो, नहीं, यूँ तो नहीं कह सकते मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना। मैग्ने बी स्ट्रोंगर होगी तो मैग्नेटिक, सॉरी, वेलोसिटी कम होगी। ई स्ट्रोंगर होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। मैग फोर्स की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ स्ट्रेंथ और उसकी बात कर रहे हैं। जबकि ये दोनों कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। अच्छा, इफ द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज पास थ्रू द वेलोसिटी सिलेक्टर। अब हम कहते हैं कि हम दो दो पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं। बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द सेंस कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, वो एक लाइन वाइज एक ही डायरेक्शन में वो क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। आप इसको अगर बीम ऑफ पार्टिकल कह दें या फिर एक पार्टिकल कह दें, ठीक है, तो एक ही चीज़ चीज़ है। तो अच्छा, हम कहते हैं कि एक बीम ऑफ पार्टिकल्स, काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो इंटर हो गए किसमें, वेलोसिटी सिलेक्टर में, लेकिन बट विद डिफरेंट वेलोसिटी। अगर तो वेलोसिटी उनके डिफरेंट है तो कुछ क्या जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, और कुछ क्या जाएंगे, अनडिफ्लेक्ट जाएंगे। डिफ्लेक्ट चाहिए। कुछ पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन किस डिफ्लेक्टेड। बेस पे डिफ्लेक्ट होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी। If the beam of charged particles moving with different velocities pass through a velocity selector, only those particles will pass straight through the device which have velocities equal to the ratio of electric to the magnetic field। ये देखें, यही तो वो बताना चाह रहा था कि कौन सी वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी वो होनी चाहिए। देखें, ये चेंज, ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये चेंज नहीं होगी। क्यों? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये ये कहते हैं। रिमेन्स फिक्स्ड, बी रिमेन फिक्स्ड। इसका मतलब है एक टाइम पे वेलोसिटी सिलेक्टर एक ही तरह के पार्टिकल को वो क्या करेगा, मूव करवाएगा। स्ट्रेट मूव जाने देगा, और वो वेलोसिटी क्या होगी, ई डिवाइडेड बाई वी के इक्वल होगी। ई उसे पता होगा, उस वेलोसिटी सिलेक्टर का ई क्या है और बी क्या है। ठीक है। तो हाँ, ई और बी को चेंज करा के इस वेलोसिटी सिलेक्टर को अनदर वेलोसिटी के लिए हम इसको सेट भी कर सकते हैं। सही है, समझ आ गई? जी। तो
ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, और ये इसकी वो वेलोसिटी की वैल्यू भी होगी जिसके लिए आपने बताना है कि जिन पार्टिकल्स की ये वैल्यू होगी वेलोसिटी की, वो पास थ्रू स्ट्रेट जाएंगे और अदरवाइज नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, ये दोनों फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लगी हुई हैं। ये आपका, ये मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फोर्स यूं लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स यूं लगेगी। लेट्स सपोज कर लें इस तरफ। अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो पार्टिकल सीधा ही जाएगा ना, क्योंकि नेट फोर्स ही तो जीरो हो गई। जी। नेट फोर्स अगर जीरो हो तो पार्टिकल ने डिफ्लेक्ट करना है? नहीं। नहीं। तो इनको जैसे ही मैंने इक्वल रखा, तो इसके लिए जो वेलोसिटी आएगी तो उस वेलोसिटी के लिए ये क्या जाएंगे, गो अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे। अगर ये वेलोसिटी नहीं होगी इसके इक्वल, तो फिर इन पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो भी इक्वल नहीं होंगी। ये देखें, नहीं होगी। ये अगर इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब है ये भी इक्वल नहीं होंगी। ये चीज़ जब इक्वल नहीं होगी तो नेट फोर्स होगी, तो नेट फोर्स या तो फिर पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स टुवर्ड हम्म। इलेक्ट्रिक फोर्स डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर टुवर्ड मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन भी है। इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, उन सब का चार्ज सेम होना चाहिए। चार्ज सेम होगा तो फिर वो वेलोसिटी की बेस पे उनको क्या करेगा। हालांकि देखें ना, चार्ज सेम भी है। चार्ज क्या है, सेम भी है। सेम है। लेकिन फिर भी वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है। तो इसका मतलब वेलोसिटी, अगर पीछे से चार्ज ही सेम नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉन और रिफ्लेक्ट प्रोटॉन, करने होंगे। नहीं, उन दोनों का चार्ज सेम होता है। फर्ज कर लें कोई ऐसे दो पार्टिकल आ रहे हैं जिनके चार्ज सेम नहीं है, तो फिर वेलोसिटी सिलेक्टर फेल है। जी। ठीक है। फिर हो सकता है उनकी वेलोसिटी सेम हो लेकिन डिफ्लेक्ट हूँ या ना डिफ्लेक्ट हूँ, इस पे आप उसको सिलेक्टर नहीं कह सकते क्योंकि उनका चार्ज डिफरेंट है। ठीक है। फिर जो प्रोजेक्टिंग पार्टिकल्स है ना जिनको आपने वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर एंटर कराया, तो उनकी नेचर सेम होनी चाहिए, चार्ज सॉरी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम होनी चाहिए उन पे। जी। ठीक है। इफ द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट velocities पास थ्रू द velocity selector, ओनली दोज पार्टिकल विल पास थ्रू द डिवाइस विच हैव द सेम velocity इक्वल टू द रेशियो ऑफ ये। हाँ, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको हमने प्रूफ भी कर लिया है। ये यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट द velocity selector will allow those particles pass through it whose ratio whose whose velocity is equal to the ratio of electric to the magnetic field, यूँ भी वो कह सकते हैं। पार्टिकल मूविंग slower than this speed will be deflected in the direction of electric field। हाँ, ये देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कौन से डिफ्लेक्ट होंगे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ कौन से डिफ्लेक्ट होंगे, और मैग्नेटिक फोर्स की तरफ कौन से डिफ्लेक्ट होंगे, जिनकी स्पीड इससे कम है। ठीक है। देखें, इन दोनों की रेशियो से कम है, तो नई जो वी है वो ग्रेटर देन है इससे। ठीक है, ई डिवाइडेड बाई वी से। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि बी टाइम वी प्राइम ग्रेटर देन ई। ठीक है। तो बी इज ग्रेटर देन ई डिवाइडेड बाई वी प्राइम भी कह सकता हूँ। वक्त इसको देख लें, इसी तरह ही देख लें कि मैं ये प्रूफ कराने के चक्कर में था कि क्यों ऐसा क्यों होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी जब वेलोसिटी कम होगी। ये तो मैं ग्रेटर ले रहा हूँ, चलें इसको मैं आपको फिर कभी देख लूंगा। विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दोज हैविंग स्पीड ग्रेटर, इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से ग्रेटर होगी, तो फिर क्या होगी, वो इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और जिनकी स्पीड एग्जैक्टली से इक्वल होगी,
वो ना तो मैग्नेटिक फोर्स की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, बल्कि वो गो स्ट्रेट चले जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर हो गया? जी। हाँ, अब ये क्या किया हुआ इसने, पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 4 in 1। ठीक है, पे कोई होगा, 4 इक्वेशन कहाँ पे है, 3, 4 और 1 कहाँ पे है, ये। आप देखें यहाँ पे हमने v की वैल्यू ड्रॉप करनी है यहाँ पे, कहाँ से, ये लास्ट वैल्यू से, ये वाली यहाँ पे। तो क्या आना चाहिए हमारे पास, यही आना चाहिए ना। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो b टाइम्स बी बी स्क्वायर हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ई बी एंड आर इन इक्वेशन 5, द चार्ट mass ratio of electron can be determined। ई बी एंड आर की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करें, ये 5 है, ठीक है, ई बी और आर की। तो हम यहाँ से भी इसकी क्यू टू एम रेशो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, हाँ, फिर हमें ना वेलोसिटी से हम यहाँ से क्या हो गए, फ्री हो गए। क्यों, वेलोसिटी हमारे पास ई ओवर बी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या हो गए, फ्री हो गए। तो अब हमें वी की ज़रूरत नहीं है, ई की है, जो कि इजीली फाइंड की जा सकती है। बी की ज़रूरत है, और आर की, आर का वही जो उसने प्रोसेस बताया है, वही होगा। क्लियर हो गया ये? जी। अच्छा ठीक है, हम अब नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो दूसरा करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ये मैं क्लोज करके ना, फिर ये मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। ओके सर। ठीक है।